तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसने सारी की सारी ज़ॉम्बीज मूवी को जन्म दिया था। इस फ्रेंचाइजी के अंदर थर्ड फिल्म यानी कि 28 ईयर्स लेटर अभी रिसेंटली रिलीज हुई है और आज उसी को एक्सप्लेन करा जाएगा। यहाँ पर काफी सारे सीन्स इस मूवी के अंदर ऐसे हैं जो कि iPhone 15 Pro Max से शूट करे गए थे, जो कि इस मूवी को काफी बढ़िया बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये नया चैनल है और इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक 2002 से ही होती है, जब रेज वायरस आउटब्रेक हो गया था। अब ये वायरस जो है ना, वो नॉर्मल वायरस से अलग सा है। अब जैसा कि इसका नाम रेज वायरस है, तो ये लोगों के अंदर गुस्से की भावना को पैदा करता है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर होती है। साथ ही साथ उनको वायलेंट भी वो कर देता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान सोच समझ भी सकता है, यानी कि वो माइंडलेस ज़ॉम्बीज नहीं होते, बट दे बिकम रियली वायलेंट, जैसे कि कोई जानवर हो। खैर, तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि टेलीविजन के ऊपर टेलीटबी शो देख रहे थे। इन सभी बच्चों को इस कमरे के अंदर इसलिए ही रखा गया था ताकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से इनको बचाया जा सके और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इनको पता न चले। लेकिन अचानक से बच्चों को बाहर से बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे बहुत डर गए थे। अब इनमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम जिमी क्रिस्टल्स था, और वो दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है। लेकिन तभी वायरस से इन्फेक्ट हुए ज़ॉम्बीज कमरे के अंदर आने लगते हैं और बच्चों पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन जिमी दरवाजे के पीछे छिप जाता है और इसलिए वो ज़ॉम्बी से बच गया था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसे ये कहती है कि जिमी, तुम यहाँ से चर्च में अपने पिता के पास भाग जाओ, क्योंकि अभी तक वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और वो जिंदा नहीं बचने वाली थी। जिसके बाद जिमी भागते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर चर्च के अंदर ही उसके पिता बैठे हुए थे, जिनसे जिमी पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अब उसके पिता यहाँ के पादरी होते हैं, तो वो उसको ये बताते हैं कि ये सब कुछ तो एक ना एक दिन होना ही था और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही गॉड कर रहे हैं। उसके पिता उसको बचाने के बजाय ज्ञान देने लगते हैं, जो कि काफी वियर्ड था, जैसे कि गॉड उन सभी के सिंस के लिए उनको पनिश कर रहे हैं, बेसिकली क्लेंजिंग कर रहे हैं। ही वाज लाइक कि कोई नहीं बचने वाला तो आत्मसमर्पण कर दो। वो जिमी को अपना क्रूसीफिक्स देते हैं और ये कहते हैं कि वो खुद को सेफ रखे। और अब अपने पिता की इन सभी अजीब हरकतों को सुनकर जिमी को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो यहीं पर चर्च के अंदर कहीं छुप जाता है कि तभी सभी ज़ॉम्बीज चर्च की खिड़की को तोड़कर फादर को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देते हैं, बेसिकली खत्म कर देते हैं, जो कि दर्शाता है कि ह्यूमैनिटी ने कैसे अपने घुटने टेक दिए हैं इस वायरस के आगे। फिर जिमी को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी 28 साल आगे जाती है। खैर, अब तभी हम एक छोटे से आइलैंड लंडस फान को देखते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और इसलिए कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ व्यक्ति यानी कि ज़ॉम्बी इस आइलैंड पर नहीं आ सकता। अब ये नेचुरल प्रोटेक्शन देता है इंसानों को और इसी वजह से सभी बचे हुए लोग इसी आइलैंड पर रहा करते थे और यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी से सेफ थे। अब इस आइलैंड पर सभी लोग मिलकर रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते, और क्योंकि चारों तरफ समुद्र था इसलिए ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे और कभी कभी कई लोग शिकार पर भी मेन लैंड पर जाया करते। बेसिकली यहाँ के लोग जो थे ना, वो स्कैवेंजर्स थे और वो वहाँ पर कैसे जाते थे इसके बारे में मैं आपको भी समझाऊंगा। खैर, अब इस आइलैंड के ऊपर हम जेमी को देख पाते हैं और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन कहानी होगी वो जेमी और उसके परिवार की होने वाली थी। अब जेमी जो है, उसकी पत्नी का नाम आयला था और उसके बेटे का नाम स्पाइक होता है। अब बात करें आयला के बारे में तो वो काफी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफी मिस्टीरियस होती है। कोई भी उसकी बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा था, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उसको दिक्कत क्या थी। अब जेमी अपने बेटे स्पाइक को शिकार पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो जेमी पर काफी गुस्सा करती है कि स्पाइक अभी मात्र 12 साल का है और वो उसको शिकार पर ले जाना चाहता है और वो ऐसा नहीं होने देगी। वहाँ पर काफी खतरा है, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं। लेकिन स्पाइक अपनी मम्मी को शांत करता है, उनसे झूठ बोलता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, ना कि शिकार पर। फिर स्पाइक सैम से मिलता है, जो कि इनके परिवार जैसा ही था। वो काफी बूढ़ा होता है और वो स्पाइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वापस जरूर आओगे। जिसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर निकल रहा था। अब स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर शिकार के लिए जा रहा होता है, इसलिए सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं, उसको चेयर भी कर रहे थे। इवन वो सेलिब्रेट करने के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं और ये एक रिचुअल जैसा था वहाँ पर, जैसे कि अंधेरे में उजाले की किरण थी। कोई भी जब पहली बार मेनलैंड पर जाया करता था उनके लिए सेलिब्रेशन रखा जाता, और ये सेलिब्रेशन इसलिए नहीं था कि वो वहाँ पर पहली बार जा रहे थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये सेलिब्रेशन इसलिए रखा जाता था ताकि वो जिंदा वापस लौट कर आए। अब जैसा मैंने बताया कि इस आइलैंड को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो वो कैसे? तो असल में इस आइलैंड से मेनलैंड तक एक रास्ता बना हुआ था और जब समुद्र के पानी का लेवल कम हुआ करता तभी ये रास्ता दिखाई देता था। अब 4-5 घंटे का वक्त इनके पास था। फिर स्पाइक और जेमी इसी रास्ते को पार करते हुए मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां पर ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था। अब जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो रास्ता पूरी तरह से छुप जाया करता था और यही रीजन था कि कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। जेमी और स्पाइक इन दोनों को पता था कि 4-5 घंटे के बाद पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा और तब तक उन्हें वापस आना पड़ेगा, यानी कि शिकार उसी वक्त तक होगा।
अब स्पाइक जो होता है वो पहली बार मेनलैंड पर आया था और फिर स्पाइक और जेमी जंगल के अंदर जाते हैं। तब जेमी स्पाइक को एक ज़ॉम्बी दिखाता है जो कि जमीन पर रेंग रहा होता है। जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये ज़ॉम्बीज खतरनाक तो होते हैं लेकिन ये सिर्फ रेंग कर अपना शिकार करते हैं, इनके पास स्पीड नहीं होती, ये भाग नहीं सकते और इसलिए इनसे उनको डरने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह के ज़ॉम्बीज की स्किन काफी मोटी हुआ करती थी और इसलिए अगर इन्हें मारना है तो सीधा इनके गले पर तीर मारना होगा। फिर जेमी अपने बेटे को पहला मौका देता है ज़ॉम्बी का शिकार करने का। अब जेमी के बताए अनुसार वो ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है जिस वजह से पहली बार में ही उस ज़ॉम्बी की मौत हो गई थी और यहाँ पर ये ट्रेनिंग आइलैंड के ऊपर ही ले रहे थे। लेकिन वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें जेमी खत्म कर देता है। फिर वो दोनों और आगे बढ़ते हैं और रास्ते में वो ये देखते हैं कि काफी सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं। शायद ये डर कर भाग रहे थे एज अ वार्निंग साइन। अब ये सब स्पाइक ने पहली बार देखा था, उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों। अब मेनलैंड देखकर वो काफी आकर्षित सा हुआ था। फिर चलते चलते स्पाइक और जेमी एक पुराने घर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर वो अपने काम की चीजें ढूंढने आए थे एज दे वर स्कैवेंजर्स, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई भी खास काम की चीज नहीं मिलती। अब तभी एक कमरे से उनको आवाज आती है और जब वो दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है या फिर ये कहें कि इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है जिसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ था। वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। जेमी फिर स्पाइक से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन स्पाइक डर जाता है और ये काम नहीं कर पाता। पर जेमी के बार बार कहने पर, उकसाने पर स्पाइक हिम्मत करके उस इन्फेक्टेड पर्सन को खत्म कर देता है। फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और जंगल के अंदर बढ़ते हैं। अब जंगल के अंदर इनको कुछ लाशें मिलती हैं जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। जेमी जब आसपास देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये काम किसी आम इन्फेक्टेड का नहीं है बल्कि रेज वायरस से इन्फेक्ट हुए लोगों का है। जब किसी में रेज वायरस चला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। ऐसे ज़ॉम्बीज ना सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि वो सोच समझ भी सकते हैं, घर परिवार तक रख सकते हैं और इसलिए जेमी स्पाइक से कहता है कि उनको तुरंत ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ये दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंच गए थे और उन्हें वो मैदान क्रॉस करना था। खैर अब तभी वो ये देखते हैं कि सामने से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज आ रहे थे जो कि खतरनाक होते हैं। वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इंसानों का पीछा भी कर सकते हैं, यानी कि उनसे भी तेज वो भाग सकते थे। अब तभी जेमी ये कहता है कि उनको बचना होगा और वापस जाना होगा, तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए थे। काफी सारे इन्फेक्टेड पर्सन वहां पर आ जाते हैं और जेमी भागता भागता कुछ इन्फेक्टेड को मार भी देता है। लेकिन स्पाइक यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था एज उसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उसके अंदर ताकत थी। फिर इन दोनों को एक घर दिखाई देता है और ये दोनों ही तुरंत उस घर की तरफ भाग जाते हैं। पर कुछ इन्फेक्टेड हुए लोग उनके पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं और जेमी वहां पर भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। फिर किसी तरह वो दोनों उस घर के अंदर छुप जाते हैं और अपनी जान को बचाते हैं। अब जेमी ये कहता है कि आज रात हमको यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि अगर वो बाहर गए तो अल्फा ज़ॉम्बीज उनको खत्म कर देंगे। वो इतने ताकतवर नहीं है, ना ही उनके पास इतने हथियार हैं। अब दूसरी ओर आइलैंड पर जितने भी लोग थे वो सभी स्पाइक और जेमी का इंतजार कर रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, स्पाइक पहली बार घर से बाहर गया था और इसलिए सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये दोनों अभी तक वापस नहीं लौट कर आए थे क्योंकि वो अभी भी उसी घर के अंदर छुपे हुए थे। जेमी को लग रहा था कि अल्फा ज़ॉम्बीज जरूर उनके आसपास होंगे और इसलिए जेमी स्पाइक को कहता है कि रात यहीं बितानी होगी। तभी स्पाइक जो होता है वो दूर एक जगह पर आग जलती हुई देखता है। वो अपने पिता से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके पिता ये कहते हैं कि उसको भी नहीं पता कि ये आग कौन जला रहा है क्योंकि कभी भी वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गया, यानी कि साउथ दिशा की तरफ। फिर जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर एक जानवर का झुंड उस घर के पास से निकलता है जिनकी वजह से पुरानी बिल्डिंग हिलने लगी थी। घर काफी पुराना होता है और इसलिए वो टूट कर गिरने लगा था। फिर स्पाइक और जेमी तुरंत ही बाहर भाग जाते हैं और उनके निकलते ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। जेमी कहता है कि अब तो वो वहां पर रुक ही नहीं सकते और उनको तुरंत घर वापस जाना होगा। पर समस्या ये थी कि अब पानी का लेवल ऊपर आ चुका होगा या फिर आ रहा होगा। फिर जेमी ये कहता है कि पानी शायद अभी भी घुटनों तक ही होगा और उनको किसी तरह तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। फिर दोनों भागकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो रास्ता दिख रहा था। खैर अब जब वो दोनों सेफली उस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं तो दोनों काफी खुश थे कि फाइनली वो घर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। फाइनली उसको भी रास्ता मिल गया था यहाँ तक आने का। अब ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ही घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन इनसे ज्यादा तेज था और रास्ते में स्पाइक गिर भी पड़ता है। दोनों के पास अब कोई तीर भी नहीं बचा हुआ था और वो दोनों ज़ॉम्बी से फाइट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो काफी थके हुए थे। पर फिर भी किसी तरह दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर हेल्प मांगते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन तक ये आ गए थे। फिर दरवाजे पर पहरा देने वाले कुछ लोग ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। अब यहाँ स्पाइक के लिए तो ये सब काफी स्पेशल था क्योंकि उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था और ये सब किया। पहली बार में ही अल्फा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का सामना कर लिया और इसलिए उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है। सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी के दौरान स्पाइक ये देखता है कि उसके पिता उसके साथ रहने के बजाय एक लड़की रोजी के साथ कहीं जा रहे थे जो कि यहीं की स्कूल टीचर थी और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट होते हैं, जो कि स्पाइक के लिए काफी शॉकिंग था। स्पाइक जब अपने पिता को किसी और लड़की के साथ देखता है तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। फिर स्पाइक सैम से मिलता है और ये कहता है कि मैं सिर्फ
ये देखने आया हूँ कि मेरी माँ कैसी है। फिर सैम कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। अब स्पाइक फिर सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक जगह पर खुली जगह पर आग जलती देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई होगी। फिर सैम ये कहता है कि जरूर ये आग डॉक्टर इयान केल्सन नाम के एक आदमी ने लगाई होगी, क्योंकि वो 30 साल पहले उसका दोस्त था। यानी कि ये प्रीवियस फिल्म के सर्वाइवर्स थे, यानी कि डॉक्टर भी वही था, बट ही चोज टू रिमेन अलोन। अब सैम इस बात को तो नहीं जानता था कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो अकेले क्यों रहना चाहता था, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अब तक जिंदा भी होगा। फिर सुबह जिमी घर वापस आ जाता है, तब स्पाइक अपने पिता पर काफी गुस्सा था। वो कहता है कि आप तो दूसरी लड़कियों के साथ ही समय बिताते हो और मॉम की तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, और आप हमें अकेला छोड़ दो, हम खुद देख लेंगे। स्पाइक फिर ये भी बोलता है कि आपने डॉक्टर इयान केल्सन के बारे में भी झूठ कहा, आप उसको जानते थे, हो सकता है कि वो डॉक्टर हमारी माँ को ठीक कर सके। फिर जेमी बोलता है कि वो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक पागल आदमी है, और हमने उसे एक बार देखा था जब वो लाशों को जला रहा था, उनके कंकालों को इकट्ठा कर रहा था, और उसने हमको देखा भी था, पर हम डर के मारे वहां से भाग गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर बुरा इंसान होता तो इनको पकड़कर वहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। फिर अगली सुबह स्पाइक एक जगह जानबूझकर वहां आग लगा देता है और सबको ये बोलता है कि आग बुझानी पड़ेगी, जल्दी चलो। तो जो भी लोग गेट की सिक्योरिटी कर रहे थे वो भी आग बुझाने के लिए वहां पर भाग जाते हैं। तब स्पाइक जो होता है वो चुपके से ही बिना किसी को बताए अपनी माँ आइला के साथ मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी माँ को बताता है कि एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर केल्सन, वो आपका इलाज कर सकते हैं और इसलिए मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। और इस वक्त तक हम ये भी देख पाते हैं कि जो यहाँ पर आइला होती है ना, उसको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती थी, वो बहुत ही वियर्ड सा बर्ताव करा करती, और इस तरह स्पाइक और उसकी माँ एक लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर एक मेन प्लॉट के अंदर एक और प्लॉट के साथ एक और प्लॉट ऐड हो गया था। अब शाम में स्पाइक और उसकी माँ एक पुराने टूटे हुए चर्च की तरफ जाते हैं। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि आप आराम करो और मैं रात भर पहरा देता रहूंगा, लेकिन स्पाइक अभी भी छोटा बच्चा ही था और इसलिए उसे रात में नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। अब इस इलाके में कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे जो कि जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि ये लोग भाग नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे कहीं भी पहुंच सकते थे, और ऑब्वियस सी बात है इनको इंसानों की बू आ गई थी। अब रात को ये इन्फेक्टेड लोग जो होते हैं वो इस खंडर चर्च के पास आ गए थे। तब स्पाइक की माँ अचानक से एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देती है, जो कि काफी वियर्ड था। अब फिर सुबह जब वो उठकर देखती है तो उसको शॉकिंगली याद नहीं था कि आखिरकार ये जो इन्फेक्टेड है उसको किसने मारा। उसे शायद ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने ऐसा करा होगा, और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसको चीजें याद नहीं रहती थी, ना ही उसे बातें याद रहती थी। तभी दूसरी ओर मेनलैंड के अंदर कुछ सोल्जर्स इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। वो कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को तो गोली मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे और खुद भी ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन सिर्फ एक सोल्जर जिसका नाम एरिक होता है वो बच जाता है, जो कि किसी तरह से यहाँ से बचकर भाग गया था। अब इसके बाद जब स्पाइक और उसकी माँ अपने सफर को जारी रख रहे होते हैं तो स्पाइक की माँ उसी को अपना हस्बैंड भी बुला रही होती है, क्योंकि बीमारी की वजह से उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि ये लड़का है कौन, उसका पति है या फिर बेटा है। अब तभी सरसों के खेतों के अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन स्पाइक जो होता है वो आराम से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और आपने पोस्टर्स के अंदर इसी ज़ॉम्बी को हमेशा देखा होगा जब इन लोगों ने 28 ईयर्स लेटर मूवी को प्रमोट किया। लेकिन अचानक से ही तभी वहां पर इस आवाज को सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड पर्सन आ गए थे, तो स्पाइक और उसकी माँ भागकर एक गैस स्टेशन में छिप जाते हैं। लेकिन वहां पर चारों तरफ गैस फैली हुई थी और वहां पर इन्फेक्टेड उनके पीछे आ गए थे और उन पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहां पर बचा हुआ सोल्जर एरिक आ जाता है और उन पर गोली चला देता है। अब ऑब्वियस सी बात है वो गैस स्टेशन था, जिसकी वजह से वहां एक बड़ा धमाका होता है। सारे इन्फेक्टेड पर्सन मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ मिरेकुलसली स्पाइक और उसकी माँ बच गए थे और वो बाहर निकलते हैं। फिर वहां सोल्जर उनको बताता है कि वो मेन स्वीडन से आया है और वो लोग यहाँ पर अक्सर आते रहते थे इन्फेक्टेड पर्सन को मारने के लिए, पर इस बार उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और वो ही बस जिंदा बचा था और उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। खैर अब ये लोग बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा आगे जाकर ये आराम करते हैं, जहाँ पर जो एरिक होता है उसके हाथ में एक फोन था और उसके अंदर एक लड़की की फोटो भी थी, जो कि हो सकता है शायद उसकी लव इंटरेस्ट की होगी या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब स्पाइक ने पहली बार एक फोन देखा था और इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है। ऑब्वियस ही बात है ये लोग बाकी दुनिया से कट ऑफ होकर रहा करते थे, तो इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यानी कि बच्चे को आइडिया नहीं था कि स्मार्टफोन होता कैसा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि 28 साल बीत चुके थे। अब स्पाइक जो होता है वो सोल्जर एरिक को बताता है कि उसकी माँ को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आइला को, और वो उनको एक डॉक्टर इयान एल्सन के पास में लेकर जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर से मिलने के बाद वो उसको अपने आइलैंड पर ले जाएगा और वहां पर वो सेफ भी रहेगा। बट आई ट्रूली बिलीव कि इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बाद वो वहां रहना नहीं चाहता होगा। एनीवेज अब आगे चलते चलते इनको एक ट्रेन दिखाई देती है और ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बीज आवाज कर रहे थे, तो इसलिए स्पाइक की माँ ट्रेन के अंदर देखने जाती है और ये देखती है कि शॉकिंगली एक इन्फेक्टेड लेडी वहां पर प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। फिर स्पाइक की माँ जो होती है वो बिना डरे हुए एक इन्फेक्टेड लेडी यानी कि एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी की हेल्प करती है और वो इन्फेक्टेड लेडी एक छोटे से बच्चे को डिलीवर करती है और शॉकिंगली ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये लगे कि उसके अंदर रेज
वायरस हो। सो माइट भी ये वायरस जो है वो बच्चों पर असर नहीं करता, या फिर ये हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर म्यूटेशन हो गई होगी। एंड आई बिलीव कि ये बच्चा नॉर्मल इंसानों से काफी शक्तिशाली होगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्फेक्टेड और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच का बंदा जिसके डीएनए चेंज हो गए होंगे और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसके अंदर वो सारी खूबियां होंगी जो कि रेज वायरस के अंदर होती थी, लेकिन वो उनको शायद इजीली कंट्रोल कर सकता है। खैर, अब जब इन्फेक्टेड उनके ऊपर हमला करने वाली होती है तभी सोल्जर एरिक जो होता है वो उस लेडी को गोली मार देता है। फिर एरिक ये कहता है कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है। उनको नहीं पता कि ये बच्चा कैसा बिहेव करेगा, लेकिन स्पाइक की माँ यानी कि आयला बेबी को छोड़ने से इनकार कर देती है। अब तभी होता यह है कि वहां पर इसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड या फिर ये साथ में रहा करते थे उनका अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि सोल्जर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। वो लिटरली उसकी गर्दन पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसे उखाड़ देता है। और ये देखकर तो स्पाइक और उसकी माँ तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। और अब वो ज़ॉम्बी जो होता है यानी कि अल्फा ज़ॉम्बी वो स्पाइक और उसकी माँ के पीछे पड़ गया था। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पर बहुत सारे तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये रेज वायरस इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता और वो अपनी विल पावर से अपने वायलेंट नेचर के चलते आगे बढ़ सकते हैं। अब जब ये अल्फा ज़ॉम्बी इन दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को एक बेहोशी का डार्ट लगा देता है, एक इंजेक्शन देता है, और तब जाकर हमको पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर इयान केल्सन है, जो कि इसी इलाके में रहता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आती है कि जो डॉक्टर केल्सन होते हैं वो यहाँ इस अल्फा ज़ॉम्बी को यानी कि अल्फा इन्फेक्टेड पर्सन को सैमसन बुलाया करता था, और वो ये बोलता है कि वो इन अल्फा ज़ॉम्बीज का लीडर भी है। तो यहाँ पर उसने इसे सैमसन का नाम इसलिए दिया था क्योंकि उसका फ्रेंड का नाम भी सैम था, और ये वही सैम है जिसको हमने शुरुआत में स्पाइक से बात करते देखा था, यानी कि वो अपने दोस्त को आज तक भूला नहीं है। अब डॉक्टर जो होता है वो इन दोनों से ये कहता है कि जब तक सैमसन यानी कि ये अल्फा ज़ॉम्बी होश में ना आए उनको वहां से निकल जाना चाहिए। फिर वो स्पाइक और उसकी माँ को अपने साथ रहने वाली जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो अकेला ही रहा करता था। अब तभी यहाँ पर हम उस खौफनाक नजारे को देखते हैं जिसके बारे में जिमी ने स्पाइक को बताया था कि डॉक्टर एक पागल इंसान है और वो लोगों को जला रहा था, उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तो डॉक्टर केल्सन यहाँ पर वायरस फैलने के बाद जितने भी लोग खत्म हो जाते थे उनको जलाकर उनके सर की खोपड़ी से एक टावर बनाया करता था, और वो एरिक के सर की खोपड़ी को भी वहां पर अपने साथ लेकर आया था, जिसे स्पाइक बाकी के खोपड़ियों के साथ रख देता है। और डॉक्टर केल्सन ये बताता है कि यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उनको सम्मान दे सके, और ये रियल में एक चीज होती है, बेसिकली सम्मान देना, किसी चीज को याद करना, लोगों को याद करना। अब डॉक्टर केल्सन यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करता है कि काफी सालों बाद वो किसी इंसान से बात कर रहा है जो कि इन्फेक्टेड ना हुआ हो, अदरवाइज वो यहाँ पर अकेला ही रहकर काफी बोर सा हो गया था। वो ये बताता है कि वरना यहाँ पर तो हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन ही उसको दिखते रहते हैं। अब तभी स्पाइक जो होता है वो सीधा मुद्दे पर आता है और डॉक्टर केल्सन से कहता है कि उसको अपनी माँ का इलाज करवाना है, लेकिन डॉक्टर केल्सन ये कहते हैं कि उसके पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी टूल नहीं है, तो वो चेक कैसे कर सकता है और वो कैसे बताएगा कि उसकी माँ को दिक्कत क्या है। जिसके बाद स्पाइक ये बोलता है कि रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने बेबी को जन्म दिया था और ये बच्चा मेरी माँ लेकर आई है और बेबी बिल्कुल हेल्दी था। डॉक्टर केल्सन कहता है कि इस बच्चे को दूध चाहिए होगा और सिर्फ पानी से या फिर किसी और चीज से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि उसे अपने साथ उसे ले जाना पड़ेगा, यानी कि उस आइलैंड पर। फिर डॉक्टर केल्सन स्पाइक की माँ को चेक करने लगते हैं क्योंकि उनको स्पाइक पर काफी तरस आया था। काफी देर तक चेक करने के बाद वो ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ को एक टर्मिनल इलनेस है, यानी कि लास्ट स्टेज कैंसर है, और उसके हिसाब से उनके पास कुछ ही दिन बचे थे और इसलिए उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही थी। वो ये कहते हैं कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर स्पाइक की माँ उसको ये कहती है कि उनको पहले से ही अंदाजा था कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि उन्हें कैंसर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनके खत्म होने के बाद कोई और उनको ये बात बताए, और वो खुद अपने मुंह से कभी ये नहीं कह पाई और इसलिए उसे उसके पिता से भी कोई शिकायत नहीं थी। और तब जाकर शायद स्पाइक को भी ये बात समझ आती है कि उसके पिता किसी और लेडी के साथ क्यों थे, क्योंकि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर जेमी को भी सारी बात पता होगी। स्टिल यहाँ पर ये चीज जस्टिफाइड नहीं थी कि जेमी अपनी पत्नी के रहते किसी और के साथ ये सब कर रहा था। खैर अब स्पाइक को जब ये बात पता चलती है तो उसको काफी दुख होता है क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक को ये समझाते हैं कि बीते कई सालों में उन्होंने काफी कुछ देखा है। वो ये बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी आया है वो एक दिन खत्म ही होगा। कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से जाता है, लेकिन जाना सबको होगा और उसको अपनी माँ के लिए इतना दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी अपने आखिरी दिनों में थी और ये जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट भी है। स्पाइक की माँ उसे गले लगा लेती है और ये कहती है कि चिंता मत करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक की माँ को अलग जगह में ले जाता है और वो उसे अपने एरो से बेहोश करके खत्म कर देता है। बेसिकली उसको यहाँ पर आसान मौत दी थी क्योंकि वो जानते थे कि स्पाइक की माँ काफी दर्द में थी, जिसके चलते उसको और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद में वो उसकी माँ की खोपड़ी यानी कि स्कल लेकर वापस आता है और वो स्पाइक से ये कहता है कि इस खोपड़ी को उस जगह पर लगाओ जहाँ पर तुमको ये लगता है कि इसकी सही जगह होगी। तो स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के ऊपर जहाँ पर और खोपड़ियां लगी होती हैं अपनी माँ की खोपड़ी को सबसे ऊपर लगाता है। ऑब्वियस सी बात है उसकी माँ उसके लिए दुनिया थी, सबसे अव्वल थी, इसलिए उसने ऐसा किया, हाई रेस्पेक्ट दी।
खैर अब तभी वहां पर वही अल्फा ज़ॉम्बी वापस से होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश करा गया था। फिर स्पाइक और डॉक्टर इयान केल्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन से बचने के लिए छुप जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डॉक्टर इयान केल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है और स्पाइक की वजह से डॉक्टर की जान बच गई थी। डॉक्टर केल्सन फिर से स्पाइक से कहता है कि इस बच्चे के साथ तुम वापस अपने आइलैंड चले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर स्पाइक निकल पड़ता है अपनी इस जर्नी पर, लेकिन वो अब अपने घर नहीं जाना चाहता था। वो जंगल के अंदर ही रहना चाहता था और वो उस बच्चे को उस आइलैंड के ही मेन गेट पर लटका देता है ताकि लोग उसको देख सके। अब जो लोग आइलैंड के अंदर रह रहे थे वो बच्चे को देख लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये बच्चा स्पाइक नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वहां से वही बाहर गया था। और जब ये बात स्पाइक के पिता जेमी को पता लगती है तो वो तुरंत ही मेनलैंड की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पानी का लेवल अब तक बढ़ चुका था तो इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाते और उनको काफी दुख होता है क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी आइला और उसके बेटे स्पाइक के साथ हुआ क्या है। फिर हम स्पाइक को देखते हैं जो कि अब जंगल में अकेला बैठा हुआ था और अब वो जंगल के अंदर अकेला ही रहने वाला था और मेनलैंड के अंदर और अंदर जाने तक का वो प्लान करता है। और अब 28 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज वहां पर आ रहे थे और स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है और तभी वहां पर कुछ लोग आ गए थे और उनमें से एक लड़का था जिसने काफी सारी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। इनफैक्ट एक इन्वर्टेड क्रॉस भी था जो कि कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला लड़का जिमी क्रिस्टल्स था। जी हाँ, जिसने की अपना खुद का ही एक कल्ट बना लिया है। और ध्यान दिया जाए तो ये लोग टेलीटबी स्टाइल में थे क्योंकि बचपन में इन्होंने वही शो देखा था और उसके बाद से दे नेवर सॉ एनीथिंग और वही उन्होंने कल्ट बना लिया। और यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ था ना वो भी मेरे ख्याल से सन बेबी वाला रेफरेंस है टेलीटबीज का। और ये सब दिखने में नॉर्मल नहीं लग रहे होते और उसने तो स्पाइक को तीर चलाते हुए देख भी लिया था और स्पाइक का निशाना देखकर यहाँ पर जिमी काफी खुश था और फिर वो स्पाइक से ये कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, जिसके चलते हम ये देख पाते हैं कि उसके साथी जो थे यानी कि जिमी के वो भी काफी वियर्ड टेलीटबी स्टाइल में थे और वो बाकी के सारे इन्फेक्टेड लोगों को आसानी से मार डालते हैं। और उसके बाद में स्पाइक जो होता है वो भी इन्हीं के साथ निकल जाता है और के साथ में 28 ईयर्स लेटर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 28 ईयर्स लेटर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी अच्छी लगी होगी। अब देखो जो अगली फिल्म आने वाली है ना उसका टाइटल ऑलरेडी आ चुका है जो कि है बोन टेम्पल और ये आएगी जनवरी 2026 के अंदर। अब बात करते हैं कि ये मूवी जो है वो पहली दो फिल्मों के बाद कहां पर स्टैंड करती है। तो देखो मेरे हिसाब से पहली के हिसाब से तो ये उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो फैंस इतने साल से इस चीज के लिए वेट कर रहे थे या फिर ये कहें कि जिस मूवी ने ज़ॉम्बीज वाले कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था तो उसके हिसाब से तो ये मूवी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखना चाहते हैं तो आपको ये काफी नॉर्मल सी लगेगी। और अगर आपने पहली वाली फिल्में नहीं देखी होंगी तो आपको यहाँ पर काफी सारे रेफरेंस समझ में भी नहीं आएंगे। हालांकि आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही कि इस मूवी के अंदर मर्फी कहाँ थे जो कि हमारे स्टार्टिंग वाली मूवीज के अंदर है, तो इसके बारे में ये कहा गया है कि वो अगले वाले पार्ट में यानी कि बोन टेम्पल के अंदर आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अगली मूवी होने वाली है ना वो काफी ज्यादा सेंस बनाएगी। हो सकता है कि अगली मूवी जब आएगी उसके बाद ये हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट वाली मूवी है 28 ईयर्स लेटर वो थोड़ी सी यहाँ पर बेटर हो जाए। जैसे कि हमने एनाबेल मूवी को देखा था तो एनाबेल मूवी अपने आप में उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन जब एनाबेल का अगला पार्ट आया था तब हमको समझ में आता है कि पिछली मूवी के साथ आखिर हुआ क्या था और तब जाकर वो मूवी काफी इंटरेस्टिंग बन गई थी। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है। बाकी जो एंडिंग थी जहाँ पर जिमी हमको दिखाया गया वो अब यहाँ पर इन्वर्टेड क्रॉस वाला बंदा बन चुका है, यानी कि उसका विश्वास गॉड पर से तो बिल्कुल उठ चुका था और वो काफी अजीब सा लग रहा था, साइको लग रहा था। वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो हो सकता है कि अगली मूवी जो होगी वो उसके पागलपन के ऊपर हो सकती है कि वो क्या क्या करने वाला है। और यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर जो है वो अभी भी जिंदा हैं, तो अगली मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी, डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप बाकी फिल्मों को देखना चाहते हैं यानी कि पहले दो पार्ट्स को, तो उसके लिए भी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको देखने में काफी बढ़िया लगेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।